दिया है, आप बच्चों को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, शुरू है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस सर। अच्छा, तो हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आज देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हम लोग कैसे देखेंगे कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट चेन थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो किया 1 2 3 और 4 कॉम्प्लेक्स में, और इलेक्ट्रॉन तो आगे आया। अब इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा, और इसकी कैप्चर के बाद इससे एडीपी से एटीपी कैसे बनेगा, ठीक है? अब आप लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कल तक हो चुका था। आज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात हम लोग करेंगे कि एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या चीज होती है, ठीक है? तो ज्यादातर दुनिया में जब आप लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली वही होता है कि पूरी की पूरी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तक हो, मगर यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, जबकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं एडीपी से एटीपी का बनना और इस एटीपी का यूज होना फिर सेल के अंदर, यानी अल्टीमेटली तो हमें एनर्जी चाहिए थी ना। तो आज हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को कल की एक ओवरव्यू की बेस के ऊपर एक चीज बता देता हूं ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके कि हम लोग कहां हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास यहां पर था कॉम्प्लेक्स 1, यहां पर था कॉम्प्लेक्स 2, यहां पर था कॉम्प्लेक्स 3, यहां पर था कॉम्प्लेक्स 4, 2 3 4, ठीक है? आपने जो कल रिएक्शंस पढ़े थे कि NAD कहां से आता है, FAD कहां से आता है, NAD इधर आके अपना इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर FAD आके अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स किसके जरिए मूव करते हैं, ओ एंजाइम Q के जरिए मूव करते हैं, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, और ये Q3 को लेकर जाता है, फिर साइटोक्रोम C जो है ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेकर जाता है, और कॉम्प्लेक्स 4 में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो आपने ये तो कल देख लिया था, लेकिन मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी कि याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर अच्छा कुछ लाइन ड्रॉप हो गई थी, अच्छा जी। तो ये देखें प्रोटॉन्स कहां से आए, मैट्रिक्स से कहां पर आ गए, मैट्रिक्स आए पीएमएस में। तो ये 1 कितने प्रोटॉन देगा, 4 प्रोटॉन देगा, 4 प्रोटॉन। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां पर आगे जाएगा दूसरे, 2 नंबर प्रोटॉन को पंप नहीं करता, 3 नंबर भी मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को इधर पंप करेगा। कितने प्रोटॉन पंप करेगा, 4 अदद प्रोटॉन पंप करेगा, 4 प्रोटॉन, यानी कॉम्प्लेक्स 1 भी 4 प्रोटॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन देता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू पीएमएस, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये मैट्रिक्स पीएमएस
दो प्रोटॉन, देखें कि जो मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन थे वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए। तो होता ये है कि यहाँ पर प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है ना, प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है, यानी यहाँ पर ज्यादा थे प्रोटॉन, वो इधर आ गए, यहाँ ज्यादा थे इधर आ गए। या तो एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस रिएक्शन में मैट्रिक्स के अंदर से प्रोटॉन कम होके यहां पर आ जाते हैं। तो इसकी जो पीएच है ना, इस ग्रेडियंट की जो पीएच है वो लो होती है बनिस्बत मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के अंदर पीएच हाई हो जाती है, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। इस पीएमएस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बढ़ जाता है। जब ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहां पर इंक्रीज हो तब हमारे पास पांचवां कॉम्प्लेक्स आता है, और वो पांचवां कॉम्प्लेक्स यहां पर इधर मौजूद है। देखें, ये मैं इसी मेम्ब्रेन को ऊपर लेकर जा रहा हूं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो यहां से हाइड्रोजन जो हमारे पास प्रोटॉन की फॉर्म में मौजूद थे, ये जो प्रोटॉन था, जो इसका मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट बना, जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में, कहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो ये मैं भी मिटा देता हूं, ये मैं इधर से मिटाता हूं, और मैं भी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का स्ट्रक्चर बता। पहली कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहां पर हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स मौजूद है बहुत सारे, और इन प्रोटॉन्स ने क्या करना है, अभी देखो ये जो है यहां पर, ये इस तरह से एक चीज होती है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर 10 डिफरेंट टाइप के होते हैं, और यहां पर एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, और यहां से एक तीसरी चीज निकल के अंदर पाइप है। यानी आप इस तरह से समझे कि एक मशीनरी टाइप है, ये देखें, ये एक मशीनरी टाइप है, बिल्कुल एक मशीन की तरह है। ये प्रोटॉन यहां से अंदर जाना शुरू करते हैं इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर। इधर एक होल है, देखो ये होल है, ये होल है, और ये होल जाके इधर खुलता है। मैं अभी आपको एनिमेशन दिखाता हूं, अच्छा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ये प्रोटॉन जब इधर से निकलता है और इधर जाता है, तो यहां पर यानी मैट्रिक्स की साइड पे जो अंदर स्ट्रक्चर है, यहां पर एक एडीपी आता है और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर एक अदद एटीपी बनाता है। तो याद रखें, हाइड्रोजन यहां से दोबारा अंदर मैट्रिक्स की तरफ जाना शुरू करते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स 5 के जरिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो पीएमएस के अंदर जो प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर जाना शुरू करते हैं, और यहां पर इस सिरे पर एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आके एक एटीपी पैदा करता है। और ये एटीपी की सिंथेसिस एक्चुअली हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है, कि इसमें एक एटीपी पैदा हुआ। ये नहीं, आप इस तरह से समझें कि ये स्ट्रक्चर जो है ये एक विंड मिल है, यहां से हवा अंदर जा रही है, और ये मशीनरी चल के जिस तरह से विंड के जरिए जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इधर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ये जो चीज पैदा हो रही है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, और ये विंड अंदर जा रही है, और ये विंड प्रोटॉन की जो विंड है अंदर जाके इसको चलाती है, इस तरह से रोटेट करती है। बिल्कुल इसी तरह से होता है, अभी आप एनिमेशन में देखेंगे, जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ये वो अल्टीमेट एनर्जी है जो कि जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। एटीपी वो चीज है जिससे कि इंसान की जिंदगी, जिसके ऊपर इंसान की जिंदगी का दारोमदार है,
और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स नंबर 5 यानी आखिरी हिस्से में इस तरीके से बनता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को हम लोग एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं भी आप लोगों को पिक्चर में भी बताऊंगा, लेकिन आप याद रखें कि इस पोर्शन को F0 बोलते हैं, F0 FO, और इस पोर्शन को F1 बोलते हैं। तो ये असल में कहलाता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स। इस पोर्शन को F0 बोलते हैं, इस पोर्शन को F1 बोलते हैं। तो जो ही प्रोटॉन इसके अंदर दाखिल होता है, ये मशीनरी इधर से घूमती है, इस मशीनरी के अंदर डिफरेंट नाम है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो आप बस इतना याद रखें कि पीएमएस से जो कि हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट ज्यादा हो गया था, जो कि निकल के आ रहे थे, उन्होंने दोबारा मैट्रिक्स की तरफ जाना है, तो वो इस मशीनरी के थ्रू गुजरते हैं। ये मशीनरी इस तरह से समझे जैसे एक टरबाइन है या जैसे एक विंड मिल है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा सिंध में या अमेरिका के अंदर हवा से जो एनर्जी पैदा की जाती है। तो वो ऐसे होता है कि हवा जब चलती है तो वो पंखे घूमते हैं, जब पंखे घूमते हैं तो नीचे टरबाइन चलते हैं, टरबाइन चलते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। सो दिस द सेम थिंग कि यहाँ से हाइड्रोजन अंदर जाती है, टरबाइन चलता है, टरबाइन चलने के बाद एटीपी से एटीपी बन जाता है। क्लियर? अगर अब आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। I'm gonna share my screen. एहसान, मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो जरा। मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो। एहसान, कैन यू हेयर मी? मेरे नाम के ऊपर जाके मुझे स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो जरा। एहसान, सर यहाँ से नहीं हो रहा। यार एहसान, जरा सामने आओ ना यार, मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर ऑन करो मेरे लिए, मुझे परमिट करो। मेरा जहां पे मेरी स्क्रीन शेयरिंग को ऑन करो। देखो मेरे नाम के पर जाओ और साथ में मोर वाला ऑप्शन आएगा, मोर को जाके क्लिक करो और मुझे परमिट करो कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, या मुझे होस्ट बना दो। एहसान जल्दी करो, शाबाश। हाँ ठीक है, यू आर द होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैं भी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये हो गई स्क्रीन शेयर, डेस्कटॉप शेयर। थैंक यू सो मच। ओके, ये देखिए प्लीज, ये देखिए। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? नाउ यू एंजॉय द वीडियो, ओके? आई विल शो यू समथिंग वेरी गुड, ओके? Most of the ATP is produced within the mitochondria, which are comprised of an outer and inner membrane. The space between these two membranes is referred to as the intermediate space, while the space surrounded by the inner membrane is known as the matrix. Also, the inner membrane possesses numerous enfoldings called cristae, which contain enzymes involved in the production of ATP. Now, ATP is generated within the matrix by an enzyme called Atp Synthase, or just ATPase. Atp Synthase is powered by the movement of hydrogen ions from the intermediate space into the matrix. This concentration gradient
is established by 4 enzymes located in the inner membrane. They're called complex 1, coenzyme Q, complex 3, and complex 4. These enzymes, in turn, derive their energy to transport hydrogen ions from the transfer of electrons, which come from NADH and succinate, both of which are synthesized within the matrix by the citric acid cycle. We'll talk more about that in another lesson. For now, we'll focus on NADH. The transfer of electrons from NADH begins as it binds complex 1, which causes NADH to give up 2 electrons and 1 hydrogen ion. The electrons then pass through complex 1, which drives the transport of 4 hydrogen ions from the matrix into the intermediate space. The 2 electrons are then transferred to 2 coenzyme Q molecules, along with 2 hydrogen ions from the matrix. The 2 electrons are then transferred to complex 3, which powers the transport of those 2 hydrogen ions into the intermediate space. After this occurs, the 2 electrons are then transferred to complex 4, which drives the transport of 4 hydrogen ions into the intermediate space. After ions to form 2 water molecules, thus completing the transfer of electrons from 1 NADH to 2 oxygen molecules, which promoted the net transport of 10 hydrogen ions into the intermediate space. These 10 hydrogen ions and 3 hydrogen ions power the ATP synthase to produce 1 ATP, while 1 hydrogen ion is required to facilitate the transport of a free phosphate from the intermediate space into the matrix. Let's take a closer look at how hydrogen ions power the ATP synthase to produce ATP from ADP and a free phosphate. Now, the ATP synthase is a large multi-subunit protein, often compared to a hand holding a lollipop. Now, the hand portion is known as the F0 part, while the F1 part is referred to as the lollipop. The F0 part is located within the inner membrane and serves as a rotor-like motor and channel for the transport of hydrogen ions from the intermediate space into the matrix. It is comprised of 10 C subunits that make up this rotor-like motor, 1 A subunit, which serves as the hydrogen ion channel, and 1 B subunit, which extends from the inner membrane into the matrix to stabilize the catalytic subunits of the F1 part through its contact with the delta subunit. The F1 part, or lollipop, is located in the matrix and serves as the axial and catalytic parts of the ATP synthase. The axial is often referred to as the stick, while the catalytic subunits are often referred to as the candy portion of the lollipop. The axial is comprised of 1 gamma and 1 epsilon subunit, which are connected to the C subunits, or rotor-like motor, and extend up into the catalytic part, which is the delta subunit has no catalytic activity. So, as we mentioned earlier, 3 hydrogen ions are required for the synthesis of 1 ATP, which starts when 1 hydrogen ion binds the C subunits, which causes the rotor-like motor to rotate 120 degrees. That hydrogen ion then exits the intermediate space through the A subunit, which acts like an ion channel. The rotation of the rotor-like motor causes the axial to rotate 120 degrees also, which causes one of the beta subunits to loosely bind an ADP and free phosphate. The next hydrogen ion then causes the rotor-like motor and axial to rotate. Hydrogen ion then causes the rotor-like motor and axial to rotate another 120 degrees, which promotes the formation and release of ATP. After which, अब देखें दूसरी वीडियो, ये मुझे बहुत पसंद आई है. Very nicely presented. Hydrogen ions flowing down their gradient enter a channel in the stator, which is anchored in the membrane. Step 2. Hydrogen ions enter binding sites within a rotor, changing the shape of each subunit
so that the rotor spins within the membrane. Step 3. Each hydrogen ion makes one complete turn before leaving the rotor and passing through a second channel in the stator into the mitochondrial matrix. Step 4. Spinning of the rotor causes an internal rod to spin as well. This rod extends like a saw into the null stationary by part of the stator. Step 5. In the knob that produce ATP from ADP and phosphate. Or the most important one is clusters of atoms that have different affinities. All of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. At the heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. This linked process of electron transport is why the 4 complexes are collectively referred to as the electron transport chain. Let's focus on complex 1. A byproduct of sugar metabolism called NADH deposits 2 high-energy electrons in complex 1, where they are passed along a chain of redox centers. Redox centers are clusters of atoms that have different affinities for electrons based on their unique atomic configurations. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal 2 reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top centers, is ideal for an electron. Complex 2 is similar to complex 1 in 2 important ways. First, high energy electrons also enter complex 2 via a byproduct of sugar metabolism, although here the molecule is FADH2. Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. 3. One electron is recyclable and can re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox centers before reaching cytochrome C. Cytochrome C carries the electron to complex 4.
The electron transport chain ends in complex 4, where a series of reactions involving 4 electrons converts a molecule of oxygen to 2 molecules of water. The proton gradient is strengthened because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules, and another 4 are pumped into the intermembrane space. In the absence of oxygen, the electron transfer comes to a halt, meaning that ATP synthesis also stops. Indeed, the reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron acceptor at the end of the electron transport chain. In this animation, we have explored each protein complex in isolation, but in reality, they are very densely packed. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. So, आप लोगों ने आज एक नई चीज़ एक्सप्लोर की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। उन लोगों को तो बहुत अच्छी लगी होंगी कि जिन लोगों ने 3-4 लेक्चर पिछले अच्छे तरीके से समझे थे, और अब उन लोगों को ये भी नज़र सही आ रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है। तो बास टाइम पे वो चीज़ें जो कि बोर्ड पे ड्रा नहीं हो सकती और वो इमेज नहीं दे सकती, उसके लिए हमें एनिमेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं इन तीनों वीडियोस का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह आप इन वीडियोस को बार-बार देखें, मेरे पिछले लेक्चर्स को दोबारा देखें, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को मजीद क्लियर कर दूंगा। और जो आप लोगों को रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, पीपीटी भी आप लोगों को दूंगा, जितना भी मटेरियल है सपोर्टिंग वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो आज जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं अपनी बात को, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे थे तो उस टाइम भी आपकी बॉडी के हर एक सेल में और हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसी तरीके से काम कर रही थी जिस तरह के एक्सप्लेन किया गया। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये सिर्फ एक सेल में नहीं हो रहा, ये सारे की सारी बॉडी के बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर हो रहा है। सो नाउ इमेजिन कि जो अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी के अंदर जो इतना बड़ा सिस्टम रखा हुआ है, हम लोग तो बस समझते हैं कि हम लोग एक नवाला खाएंगे और उसमें हम लोगों का पेट भर जाएगा और बस सो गए और उठ गए। लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी हैं इन मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए। सो नाउ आई एम टीचिंग यू, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, 11 बच्चे जो अब यहाँ पर मौजूद रह गए हैं, ये 11 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा हो जो कि इन मैकेनिज्म्स को मजीद एक्सप्लोर करे और अल्लाह पाक की बनाई हुई उस नेचर को दुनिया को बताए कि हम लोग जो खाते हैं, जो सांस लेते हैं, वो अंदर जाके क्या करता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू हमें एनर्जी देता है और वो एनर्जी हम पे कैसे यूटिलाइज करते हैं। बिलीव इट और नॉट, ये फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जितने भी सब्जेक्ट हैं मेडिकल के, दे आर यूजलेस विदाउट दिस चेन। अगर आप लोगों को कभी ये ना समझ आए कि ये हम लोगों की जिंदगी कैसे है, तो हड्डियां पढ़ना या गोश्त पढ़ना या मसल पढ़ना या सिस्टम पढ़ना सब फजूल है, क्योंकि whatever you are taking and whatever you are inhaling, it's all about biochemistry। तो याद रखें, आज तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा ये बायोकेमिस्ट्री की बेस है। जिसने इसको सही समझ लिया उसे आगे बायोकेमिस्ट्री की समझ आने वाली है, और अगर किसी ने इस तक न समझा, आज तक न समझी बात, उसके लिए कल तक आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो कोई फायदा नहीं रखेंगे, वो यूजलेस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो ये एक हफ्ता लगाकर इस चीज को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिटेल से पढ़ा, और इसका ये भी हक नहीं था, इसके लिए ज्यादा भी टाइम चाहिए था, लेकिन आप लोगों के लिए जितना बताया गया उतना भी बहुत है। तो आप लोग मुख्तलिफ बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री बाय लिपिन पार्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री बाय हार्पर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये हार्पर की बुक है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री बाय जेएल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, आप इन बुक्स में से इन चैप्टर में जाके इनको जरूर पढ़िए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पर्सनली भी कर सकता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी कर सकता है, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। ये वीडियो अभी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, काइंडली आप इस वीडियो को फिर जाके टेलीग्राम पे दोबारा देख लीजिएगा, एंड लिंक्स विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम एज वेल। थैंक यू वेरी मच।